हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट पे नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें दोस्तों कुल 3 प्रकार के पोस्ट है। जैसा कि आप यहां पे देखते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डीआर के लिए वैकेंसीज है, ऑन प्रोबेशन वैकेंसीज है और जनरल वैकेंसीज, यानी कुल 3 प्रकार की वैकेंसीज है। और फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको वैकेंसी की पूरी जानकारी दूंगा, साथ में आपको फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारियां आपको फ्रेंड्स सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करेंगे newvacancy.in और यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे डायरेक्टली ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। उसके बाद न्यू वैकेंसी सेक्शन में आपको आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी का यहाँ पे लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वैकेंसी की पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है और वैकेंसी की पूरी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि 291 टोटल पोस्ट है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है दोस्तों 83,254 रुपए है। सैलरी के मामले में तो बहुत ही दमदार वैकेंसी है भाई, ठीक है। 83,254 रुपए कहीं से कम नहीं है, ठीक है। एक महीने की सैलरी होती है इतनी। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देख सकते हैं कि 9 मई से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 9 जून तक फॉर्म फिलअप होगा। एडमिट कार्ड आपका जुलाई में इशू किया जाएगा। जो भी एग्जाम डेट या एडमिट कार्ड की डेट्स आएंगी मैं आपको अपडेट करूंगा, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। आपको हर एक अपडेट दूंगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी वगैरह भी देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपये पेमेंट लगेंगे। एससी एसटी और पीएच यानी दिव्यांग के लिए आपके 100 रुपये पेमेंट लगेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जिसको आप नोटिफिकेशन के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है। जनरल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 222 पोस्ट है। उसके बाद डीआर डिपार्टमेंट के लिए देखते हैं कि 38 पोस्ट है। डीसीआईएम के लिए यहाँ पे 31 पोस्ट है। टोटल हो जाते हैं 291 पोस्ट। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। आप अपने क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशंस भी दे दी गई है। आप अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन को चेकआउट करेंगे कि आप क्वालिफाई हैं कौन से पद के लिए और कौन से पद के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम का भी डेट मिल जाता है कि कौन से भाई पोस्ट के लिए कब कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको इस पेज में देखने को मिल जाएगी। newvacancy.in पे जाके आपको चेकआउट बस कर लेना है। यहाँ पे आपको पूरी वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया जाएगा, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया जाएगा कि कौन से एग्जाम पे भाई कैसे कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में आना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा तो यहाँ से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायरेक्टली फ्रेंड्स ये वाला पेज ओपन होता है। तो आप बिल्कुल न्यू यूजर हैं, अभी तक आपने कुछ किया नहीं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना होगा। देख सकते हैं कि ये कौन से पोस्ट के लिए है, तो ऑफिसर ग्रेड बी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है। तो हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। जैसे फर्स्ट नेम में मैं अपना नाम फिल करूंगा, यहाँ पे मैं मनीष लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में हम कंफर्म में भी यहाँ पे मनीष लिखेंगे, मनीष हम लिख दिए। अब लास्ट नेम में मेरे को कुमार लिखना है तो मैं लास्ट नेम में कुमार लिखूंगा, कंफर्म लास्ट नेम में भी कुमार लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ 2-2 बार फिल करना है, तो आप ध्यानपूर्वक से फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम नीचे में आते हैं तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल करने होंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से वही मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करनी है। ईमेल एड्रेस के बारे में बात करूँ, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस हो गया manish@gmail.com, तो मैं यहाँ पे बस मनीष लिखा है, यहाँ पे @ बाई डिफॉल्ट है और यहाँ पे gmail.com खुद से आपको लगा लेना है, बस आपका हो गया। अब कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको पूरा लिखना होगा, manish@gmail.com पूरा इसमें लिखेंगे आप। उसके बाद जो कैप्चा है, कैप्चा को फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फोटोग्राफ और यहाँ पे सिग्नेचर की, तो हम यहाँ पे कुछ आपको इसकी जानकारी दे देते हैं कौन कौन से साइज में आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो फ्रेंड आपका फोटो का साइज जो रहेगा देख सकते हैं कि 20 से 50 KB के बीच में आपको रखना है फोटो की साइज। और फ्रेंड सिग्नेचर की साइज की बात करें तो यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है और जेपीजी एंड जेपीईजी के फॉर्मेट में ही आपको दोनों को अपलोड करना होगा, फोटो को भी और सिग्नेचर को भी। मैंने साइज बता दिया। अब आप यहाँ पे ब्राउज के सेक्शन पे जाके दोनों चीजों को अपलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स भी अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों पे टिक करना होगा। जो भी कंफर्म का बटन है, इन कंफर्म के बटन पे टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स हमसे यहाँ पे बेसिक डिटेल मांगी जाती है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट को चूज करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो देख सकते हैं कि
दोनों में क्या क्या डिफरेंस थे, ठीक है। DR का मतलब हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पुलिस, ठीक है, पुलिस रिसर्च, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तीनों का पोस्ट को आपका नाम भी पता चल गया पूरा। मैं यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा ओके, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी कास्ट कैटेगरी की यहाँ पे चूज कर लेना होगा। जो भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कास्ट या इनकम सर्टिफिकेट नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे अगर आप जनरल से आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी नंबर देने को ऑप्शन नहीं। वहीं पे अगर आप अदर कास्ट से आते हैं, SC ST या OBC से, तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, जरूर दें। जनरल में आएंगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है बंद हो जाता है, ठीक है। यानी कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन या इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग के लिए पूछा जा रहा है, अगर आप दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे में आते हैं। नीचे में आने के बाद फ्रेंड्स ये सारा का सारा ऑप्शन दिव्यांग के लिए ही था। उसके बाद यहाँ से हमसे पूछा जाता है कि यदि आप दोस्तों RPW एक्ट 2016 के अंडर में अगर आप डिजेबल्ड हैं, ठीक है, ये एक एक्ट है, ठीक है, PWD का एक्ट है 2016 का, जहाँ की अगर आप इस एक्ट के अंडर में दिव्यांग हैं 40% से ज़्यादा, तभी आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे में आएंगे। नीचे में आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू प्रोसेस MPhil क्वालिफिकेशन। अगर आपने MPhil क्वालिफिकेशन को प्रोसेस कर लिया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर आपका होगा तो, अगर आप यहाँ पे PhD क्वालिफाई होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो कर लेंगे गाइज। या यदि आप एक सर्विसमैन है जो कि इमरजेंसी कमिश्नर में आता है, ठीक है, या दोस्तों एक सर्विस दोनों में से किसी में होंगे, SSC ऑफिसर्स भी होंगे, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे भी नो करेंगे। उसके बाद हम नीचे में आएंगे। नीचे में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आप RBI के एम्प्लॉई हैं, यानी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अभी एम्प्लॉई हैं, और देख सकते हैं कि एज सर्कुलर, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर भी दे दिया गया है। तो अगर आप इस सर्कुलर के अंडर में दोस्तों अगर आप एम्प्लॉई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप हमारी एम्प्लॉई होंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट की ID वगैरह देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सिंपल सा नो करेंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। यदि आपके पास दोस्तों एक्सपीरियंस है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में आपने काम किया है कभी कहीं भी, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कहीं भी आप इंश्योरेंस के लिए या फाइनेंस के लिए काम किए हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने काम किया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, यानी कि NABARD के लिए अगर आपने काम किया है, नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए काम किया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम किया है, बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अगर आपने काम किया है, ठीक है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी अगर आपने काम किया है, यानी SIDBI के लिए, या दोस्तों नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के लिए आपने काम किया है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है या आपने काम किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ बताना होगा कि आप कितने दिन तक काम किए थे, यानी कितनी एक्सपीरियंस आपके पास है, तो यहाँ पे हम नो कर लेते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अगर आपने फ्रेंड्स देखते हैं कि मास्टर डिग्री क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे भी नो करेंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नो हो चुका है, कोई सुनिए। उसके बाद हम नीचे में आते हैं गाइज। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो दोस्तों ऊपर में था वो एक्सपीरियंस पूछा जा रहा था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या अभी आप एम्प्लॉयड हैं इन बैंकों में, जैसे गवर्नमेंट बैंक में हो गया, PSU हो गया, PSB पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में, या कहीं भी आप काम करते हो जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे भी आपको नो कर लेना होगा, ठीक है। अब हम नीचे में आते हैं। यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय के बारे में पूछा गया है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देंगे अगर अच्छा लगा हो या समझ में आ रहा हो तो दोस्तों अब से यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू एक्स एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप एक्स एम्प्लॉय हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे भी नो करना होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है हैव यू अपीयर्ड 6 times फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन पोस्ट इन RBI पोस्ट, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आपने पहले 6 टाइम अगर आप अपीयर हो चुके हो एग्जाम, मतलब कि फर्स्ट एग्जाम में 6 बार आप अपीयर हो चुके हो, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। वो भी RBI के ही पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो, 6 बार अपीयर हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर नहीं हुए होंगे तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जा रहा है कि आप कौन से भाई देश से रहते हैं, तो हम इंडिया को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें अपने स्टेट को पूछना है यहाँ पे, ठीक है। स्टेट पूछा जा रहा है जहाँ पे आप
अपने फर्स्ट एग्जाम को देना चाहते हैं तो हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे गाइज। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमसे स्टेट पूछा जा रहा है जहाँ पे हम अपने फर्स्ट एग्जाम को देना चाहते हैं। उसके बाद एग्जाम सेंटर पूछा जा रहा है जहाँ पे हम अपने फर्स्ट एग्जाम को देना चाहते हैं, तो आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जाम देखते हैं कि हो गया है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम सेंटर हमने चूज कर लिया है। अब जैसे ही हम नीचे में आते हैं यहाँ पे फेज 2 यानी कि ये फर्स्ट एग्जाम का था और जो दूसरा हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हम यहाँ पे एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, जो भी हमें मन करे वहाँ पे हम अपने एग्जाम सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। तो मैंने फिर से यहाँ पे एग्जाम सेंटर को चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कौन से भाई माध्यम से आप एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो। उसके बाद हम नीचे में आते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमें देना है, तो डेट का डेट यहाँ पे दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ का मंथ यहाँ पे देंगे और डेट ऑफ बर्थ का ईयर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट करना है कि हम मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जुड़वा भाई बहन है, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, अन्यथा आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो उनका जेंडर भी देना पड़ेगा, प्लस में उनका नाम भी देना पड़ेगा। और यदि आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन दोस्तों क्लोज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप शादी हो चुकी है या आप अनमैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ठीक है, आप अपने पिताजी का नाम दें, माताजी का नाम दें, स्पौज नेम को नहीं देंगे। अगर आपका शादीशुदा होते तो स्पौज नेम भी आपको देना पड़ता। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे नीचे में आते हैं, यहाँ पे एड्रेस की डिटेल देनी है, वो भी कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे हम अपने सिटी या विलेज का नाम दे देंगे, जो भी होगा, ABC आपका जो भी होगा वो दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप पुलिस स्टेशन का नाम दे देंगे, थर्ड ऑप्शन में आप पोस्ट ऑफिस का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे आपको अपने राज्य को सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे अपने एरिया पिन कोड को लिख लेंगे, जो भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, नीचे में आपका दोस्तों परमानेंट एड्रेस हो जाता है। तो अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो आप यहाँ पे कर लेंगे कि नहीं भाई मेरा दोनों एड्रेस सेम है, तो आपका दोनों एड्रेसेस सेम हो जाएगा, नहीं तो आपको बारी बारी से दोनों को फिल भी करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे में हम आते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है चूज एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, यानी कि GST इनवॉइस के लिए आप परमानेंट एड्रेस को चूज करेंगे या कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को चूज करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स वैलिडेट योर डिटेल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि SSC यानी कि 10th स्टैंडर्ड की देनी है। यहाँ पे हमसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि मैट्रिक में आपके कौन से सब्जेक्ट है, तो भाई मैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख दूंगा क्योंकि मैट्रिक में कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं होते। उसके बाद हमें यहाँ पे बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से हमने यहाँ पे मैट्रिक को क्वालिफाई किया था, तो बिहार बोर्ड होगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड होगा, जो भी आपका बोर्ड होगा यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देंगे। उसके बाद पासिंग यानी कौन से भाई कब आप पास आउट हुए थे या आपके मार्कशीट जब मिली थी ना उसी डेट को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मार्कशीट को आप देख लोगे कि कब की आपकी डेट है आपके मार्कशीट पे, उसी डेट को यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आपका कितना परसेंटेज आया था मैट्रिक में, ठीक है, तो वो दोस्तों परसेंटेज को आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास यानी फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे या थर्ड आए थे, तो आप अपने फर्स्ट क्लास को सेकंड अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब आपको इंटरमीडिएट की भी डिटेल देनी है, तो सेम है सेम आप इंटरमीडिएट की डिटेल देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे क्योंकि आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होती है, तो ग्रेजुएशन की भी डिटेल दे सकते हैं, BA की है, BSc की है, BCA की है, या दोस्तों इनमें से कोई आपने अदर कोर्स किया है तो अदर को लिख लेंगे और यहाँ पे कोर्स का नाम भी दे सकते हैं। अगर आपका इनमें से होगा तो BA BSc जो भी होगा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आर्ट था, साइंस था, कॉमर्स था, जो भी है हम यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से उसकी डिटेल दे देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, कितना परसेंटेज आया था और कौन से डेट थे और क्या था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड थे, जो भी हैं दे सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी आप दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की अगर आपके पास डिटेल है तो फ्रेंड्स वो भी आप यहाँ पे जरूर दें, यानी जितने भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे दे सकते हैं भाई। उसके बाद PhD की भी डिटेल दे सकते हैं, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आप दे सकते हैं, ठीक है, और अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो जरूर दें, यानी कि जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने कंप्यूटर किया है, ये पढ़ाई किया है, वो पढ़ाई किया है, सारी की सारी यहाँ पे जानकारी दे देनी है आपको। उसके बाद दोस्तों हम नीचे में आते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको दोस्तों कंप्यूटर का नॉलेज है। अगर आपका पास कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे यस जरूर कर लेंगे और यहाँ पे डिटेल देंगे कि आप दोस्तों कंप्यूटर में क्या क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक्सेल लिख दूंगा, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आपको आता होगा ना आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई मैं ये सब में एक्सपर्ट हूँ, मैं कंप्यूटर में ये कर लेता हूँ, या आपको कोडिंग वगैरह आती होगी, कंप्यूटर में जो भी नॉलेज होगा उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, कि जो जो आपके पास नॉलेज है।
अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस की डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपके पास दोस्तों एक्सपीरियंस होगा तो। अगर एक्सपीरियंस है तो फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं कि एक्सपीरियंस देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन कौन से ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप अभी काम करते हैं। अगर आपने प्रेजेंटली में काम करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे कि नहीं भाई मैं अभी काम करता हूँ, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से दे देंगे डिटेल कि आप दोस्तों कौन सी काम करते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉई, डेजिनेशन कौन सी है, और यहाँ पे कब से कब तक आपने काम किया, कैसी आपकी ड्यूटीज थी, रेगुलर थी या क्या थी। ठीक है, देख सकते हैं अपने पास प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी। उसके बाद रीजन ऑफ लिविंग यानी कौन से कारण से आप अपने जॉब को छोड़ दिए और कितने दिन आपने काम किया, सारी डिटेल दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज देनी है कि आप कौन से लैंग्वेज में फ्रेंड्स आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी लिखता हूँ तो हिंदी तो दोस्तों मुझे पढ़ने भी आती है, लिखने भी आती है और बोलने भी आता है भली भांति। और वैसे ही मैं इंग्लिश लिख दूंगा तो इंग्लिश को भी मेरे को दोस्तों अच्छे तरीके से तीनों चीज़ें आती हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर बोलने नहीं आती होगी तो यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, अगर उसी के बात करूं तो दोस्तों अगर आपको और भी लैंग्वेज आती होंगी, मराठी, तेलुगु, तो आप हिसाब से अपने देख लेंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे अवश्य क्लिक करें। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाता है, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन के सारे डिटेल्स को मिला सकते हैं। कोई भी मिस्टेक हो तो आप सुधार भी लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे में जाना होगा, यहाँ पे आप एग्री करेंगे और फ्रेंड्स सब कुछ सारा का सारा डिटेल मिलाने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों आपको अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन को यानी कि अंगूठे को निशान को अपलोड करना है। तो आपको कैसे अपलोड करोगे और हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। इसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ दोस्तों कि देख सकते हैं कि 10 से 20 KB के बीच में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन 10 से 20 KB में यानी कि अंगूठे को निशान को आपको अपलोड करना है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं दोस्तों यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो रहेगा 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन 20 से 50 KB के बीच में, और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन यानी हाथ से लिखा हुआ जो रहेगा वो दोस्तों आपका 50 से 100 KB के बीच में होगा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को अपलोड करोगे, यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको एक पेज लेना है और सेम एज सेम इसको लिख देना है जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। यहाँ पे आप जो भी है, आप यहाँ पे आई के बाद आप अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद यहाँ से है जो आप सेम एज सेम एक पेज पे लिख लोगे और उसी को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो आपका थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी हो जाएगा। उसके बाद जो कैप्चा है, कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप सेम एज सेम इसी कैप्चा को फिल करेंगे जो यहाँ पे कैप्चा लिखा गया है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुई है लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे मैं सबमिट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से ओके करूंगा गाइज, और यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट के पेज पे। बस आपको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करने हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अगर आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे से, तो आप QR कोड की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने QR कोड को सिलेक्ट किया, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट, और मैं अपने गूगल पे, फोन पे किसी भी अकाउंट से इस QR कोड को स्कैन करूंगा और पेमेंट कंप्लीट कर लूंगा। और पेमेंट कंप्लीट होने के तुरंत बाद हमें एप्लीकेशन की प्रिंट आउट भी मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का सब कुछ बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारियां मिलती रहेंगी।